हेलो स्टूडेंट्स। आज बीए थर्ड ईयर समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र में पहली इकाई जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। आपके पाठ्यक्रम में कार्ल मार्क्स के दो टॉपिक हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। तो आज हम चर्चा करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कार्ल मार्क्स ने समाज की विवेचना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर की है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक ऐसी सोच या समझ को कह सकते हैं जिसे वास्तव में मार्क्सवादी दर्शन कहा जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इस संसार को यानी समाज को देखने का एक नजरिया है या दृष्टिकोण है। और यदि उद्गम की दृष्टि से देखें हम तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो विचारधाराओं के मेल से बना है। एक तो विचारधारा यांत्रिक भौतिकवाद, मैकेनिस्टिक मटेरियलिज्म, और दूसरी है आदर्शवादी द्वंद्व, आइडियलिस्टिक मटेरियलिज्म। जो आदर्शवादी द्वंद्व की जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स ने हेगल से प्राप्त की थी। जिस समय मार्क्स बर्लिन विश्वविद्यालय में पढ़ते थे 1836 में, तब बर्लिन विश्वविद्यालय में हेगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और मार्क्स के ऊपर जिन विचारकों का प्रभाव पड़ा है उनमें सेंट साइमन के अलावा हेगल सबसे ज़्यादा है। हेगल को हम एक मार्क्स के क्या कहते हैं मार्गदर्शक के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हेगल का जो द्वंद्ववाद है उसको समझना बहुत ज़रूरी है पहले, उसके बाद हमें कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववादी सिद्धांत समझ में आएगा। सर्वप्रथम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायलेक्टिक्स। द्वंद्ववाद का अर्थ क्या है, उसको परिभाषित कैसे करोगे आप? द्वंद्ववाद वर्ड मीनिंग क्या है? द्वंद्ववाद अंग्रेजी के शब्द डायलेक्टिक्स का हिंदी रूपांतर है जो कि लैटिन भाषा से आया। लैटिन भाषा में भी ग्रीक भाषा के डायलेक्टिक से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी डायलेक्टिक शब्द से ये बना है शब्द, जिसका अर्थ होता है शास्त्रार्थ करना, वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना, बहस करना, जो कि हम प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं। प्राचीन काल में आपने सुना होगा भारतीय समाज में राजा महाराजाओं के दरबारों में शास्त्रार्थ होते, विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ चलते थे, तर्क वितर्क जिसको कह सकते हैं। उनमें आपस में लंबी चौड़ी आर्गुमेंट होते थे, बहस होती थी किसी भी विषय को लेकर के, उसको हम शास्त्रार्थ कहते हैं, वाद विवाद तर्क वितर्क जो अपन कहते हैं। तो द्वंद्ववाद जो है वो चिंतन की एक प्रणाली है, शास्त्रार्थ वाद विवाद, जिसका प्रयोग जो है प्रकृति के विकास को या समाज के विकास को समझने के लिए किया जाता, प्राचीन काल से किया जाता है। मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत है वह वैज्ञानिक समाजवाद की दिशा में एक मील का पत्थर है, वो जाना जाता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स का आजीवन उद्देश्य यही था कि वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना कैसे की जाए। वो एक आर्थिक निर्धारणवाद के जनक माने जाते हैं समाज शास्त्र में, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। ये द्वंद्व जो है प्रकृति, समाज और विचारधारा सभी में समान रूप से लागू होता है। कार्ल मार्क्स का ये मानना है कि जो यानी प्रकृति है उसमें भी द्वंद्व है, समाज है उसमें भी द्वंद्व है, और जो आइडियोलॉजी है लोगों की उसमें भी द्वंद्व है। द्वंद्व प्रतिदिन जीवन में हमें देखने को मिलता है। अब कार्ल मार्क्स ने इस विचार को ग्रहण कहाँ से किया? हेगल से ग्रहण किया, लेकिन हेगल के सिद्धांत में वो कुछ कमियां देखते हैं
उसमें कुछ संशोधन और परिमार्जन किया। हालांकि इस चीज़ का तत्कालीन विद्वानों ने विरोध भी किया कि हीगल जैसे बड़े विद्वान की आइडियोलॉजी को आप चैलेंज करते हो और अपनी प्रस्तुत करते हो, लेकिन मार्क्स ने एकाट्य तर्क प्रस्तुत की और हीगल के सिद्धांत को संशोधित किया। यानी हीगल का जो सिद्धांत है वो वास्तविकता के ठोस धरातल पर खड़ा नहीं था। कार्ल मार्क्स एक जगह पर कहते हैं अपने जो विश्वविख्यात रचना है कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल, दास कैपिटल में वो कहते हैं कि मैंने हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत को सिर के बल खड़ा पाया और उसमें मैंने प्रयास करके उसको पैरों के बल खड़ा किया, अर्थात वास्तविकता के बल खड़ा किया, आर्थिक जगत के बल खड़ा किया। हीगल का जो सिद्धांत था वो आदर्शवादी विचारों के ऊपर आधारित, निरपेक्ष विचार, आदर्शवादी विचार, है ना। तो द्वंद्ववाद एक प्रकार की चिंतन की प्रणाली है जिसको कार्ल मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया। हीगल ने भी ये अवधारणा अपने आप नहीं बनाई, उन्होंने अपने पूर्ववर्ती, ये तो होता ही है कि अपने से पूर्ववर्ती विचारकों से अपन चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उसको नए रूप में प्रस्तुत करते हैं, उसको परिमार्जित करते हैं, संशोधित करते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो हीगल ने द्वंद्ववादी सिद्धांत को फिक्टे से ग्रहण किया था, इस अवधारणा। फिक्टे ने ये बताया था अपने सिद्धांत में कि प्रत्येक प्रकार के जो तर्क समाज होता है उस तर्क में 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। तर्क वितर्क चलता रहता है, जो शास्त्र चलता है उसमें जो समाज में 3 प्रकार की जो वाद जो है या अवस्थाएं जो है वो चलती हैं। पहला वाद, दूसरा प्रतिवाद और तीसरा संवाद। यही फिर फिक्टे की अवधारणा जो है हीगल के द्वंद्ववाद के आधार बनी और जो हीगल का द्वंद्ववाद है वो मार्क्सवाद के द्वंद्ववाद का आधार बना। तो इस प्रकार से ये परंपरा समाजशास्त्रीय विचारों में आगे चली। हीगल जो है वो ये मानते थे कि इस विश्व का जो निर्माण है, इस संसार का यानी समाज का जो निर्माण है वो विचारों से हुआ, आइडियाज, अच्छे विचार, निरपेक्ष विचार, आत्मा संबंधी विचार। क्योंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि द्वंद्ववादी सिद्धांत और कुछ नहीं, एक चिंतन की प्रणाली, ये सोचने का नजरिया है दुनिया को देखने का। तो हीगल कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें बताते हैं अपने सिद्धांत में? हीगल के सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषता है वो 4-5 विशेषताएं बताते हैं अपने सिद्धांत में। पहली विशेषता है निरंतर विकास। हीगल के अनुसार संपूर्ण विश्व एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया में है जो निरंतर प्रवाहमान है, गतिमान है, गति से होता रहता है विकास। मानव का जो विकास है वो निरंतर होता रहता है, ये उसकी पहली मान्यता है। कोई भी इस चीज़ को नकार नहीं सकता कि विकास नहीं हो रहा है। विश्व का जो विकास है उसके साथ साथ मानव का विकास भी होता है, उसके विचारधारा का भी विकास होता है ना। जो नेचर में है, प्रकृति में है, तो सभी चीज़ों का विकास होगा धीरे धीरे। दूसरा जो है संघर्ष एवं द्वंद्ववाद। दूसरी जो आधारभूत विशेषता है हीगल के सिद्धांत की वो है कॉन्फ्लिक्ट एंड डायलेक्टिसिज्म, देखिए संघर्ष और द्वंद्ववाद। अर्थात संसार में प्रत्येक वस्तु की भी एक प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है, संघर्ष चलता है सभी चीज़ों में, सभी शक्तियों में। तो पहली स्थिति के बाद दूसरी स्थिति पैदा होती है। पहली स्थिति का नाम क्या कहते हैं? थीसिस, अर्थात वाद। अब उसमें संघर्ष, विरोधी शक्तियों में जब संघर्ष होगा तो एक स्थिति के बाद में दूसरी स्थिति पैदा हो जाती है संघर्ष के बाद, वो होती है एंटीथेसिस, अर्थात प्रतिवाद। और वाद और प्रतिवाद में लंबे समय तक संघर्ष चलेगा तो एक तीसरी स्थिति पैदा हो जाती है संवाद, जिसको बोलते हैं सिंथेसिस। संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है, ये हीगल की मान्यता है। और पहले वाद पैदा होता है, उसके बाद उसका प्रतिवाद जन्म लेता है, फिर इन दोनों के संघर्ष से एक तीसरी जो चीज़ पैदा होती है वो है संवाद। थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, वाद, प्रतिवाद और संवाद। तो संवाद जो विकास का अगला चरण होता है और उसमें वाद और प्रतिवाद दोनों ही विशेषताओं का समावेश होता है। क्योंकि संवाद वाद और प्रतिवाद के संघर्ष का परिणाम है, इसलिए ये पूर्व के वाद और प्रतिवाद की अवस्था से ज़्यादा उन्नत होता है, ज़्यादा विकसित होता है। यानी उसमें संशोधित होकर के आती चीज़। भाई पहले एक स्थिति पैदा हुई,
उसमें कुछ संघर्ष हुए तो उसमें कुछ नई चीज़ें जुड़ी तो दूसरी स्थिति पैदा हुई जो कि प्रतिवाद है। उन दोनों में लंबे समय तक संघर्ष हुआ तो कोई तीसरी स्थिति पैदा हुई उसमें संशोधित होकर के। तो जो चीज़ संशोधित होकर के लंबे समय के बाद एक तीसरी चीज़ पैदा होती है वो निश्चित रूप से अधिक विकसित मिलेगी, अधिक अच्छी मिलेगी पहले वाली दोनों से। तो इस प्रकार से ये द्वंद्व जो है चलता रहता है सभी चीज़ों में, सभी वस्तुओं में, सभी तथ्यों में। दुनिया के अंदर वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीनों ही प्रकार की स्थितियाँ हमेशा चलती रहती हैं और यही द्वंद्ववाद है, यही सिद्धांत है। और तीसरी जो स्थिति है वो उच्च कोटि की होती है, उसमें फिर दोबारा कमी आ जाती है तो पहले वाली स्थिति पैदा हो जाती है, फिर उसके अंदर संशोधित होकर के दूसरी वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो चक्र है, वाद, प्रतिवाद और संवाद का जो साइकिल है, ये जो है चलता रहता है। यही एक परिवर्तन का सिद्धांत है। ये परिवर्तन गतिमान, समाज चूंकि गतिमान है, परिवर्तनशील है और ये चलता रहता है। तीसरी जो विशेषता बताई है गति विरोधों के संघर्ष पर आधारित होती है। हिगल ने के अनुसार जो है विरोधी तत्वों का आंतरिक संघर्ष गतिशीलता का प्रमुख कारण है। ये गतिशील है, संघर्ष जो होते रहते हैं तो धीरे धीरे समाज की स्थिति को परिवर्तित करते हैं, अर्थात गति लाते हैं उसमें। चौथी जो विशेषता है हिगल के अनुसार मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन की, जो तीसरी जो स्थिति आती है वाद, प्रतिवाद, संवाद के रूप में, वो उन्नत किस्म की होती है और वो संख्यात्मक रूप से भी उन्नत होती है, मात्रात्मक गुणात्मक रूप से भी उन्नत होती है और दोनों ही रूपों में वो उन्नत होती है। संख्यात्मक दृष्टि से यानी कि क्वांटिटी की दृष्टि से क्वालिटी में सुधार होता है, लगातार निरंतर संघर्ष होता रहता है चीज़ों में और उनसे निखर करके जो चीज़ें सुधरती है अर्थात उनमें गुणात्मक परिवर्तन होता है, चेंज फ्रॉम क्वांटिटी टू क्वालिटी। विकास की जो प्रत्येक अगली अवस्था है वो पूर्व की अवस्था से भिन्न होती है। भिन्न का मतलब गुणात्मक रूप से वो ज़्यादा उन्नत अवस्था में होती है। उसकी अंतिम विशेषता है विचार निर्णायकवाद, आइडिया डिटर्मिनेशन। सिद्धांत में, हिगल के सिद्धांत में विचार, विवेक और चिंतन आदि केंद्रीय तत्व है, ये प्रमुख तत्व है। हिगल की मान्यता यह थी कि विश्व का विकास और निर्माण जो है विवेक के द्वारा होता है। आप सभी परिणामों, परिवर्तनों और विकास का जो कारण है वो विवेक को मानते हैं। विवेक जो है वो संसार को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। एकमात्र विवेक ही है जो इस संसार को बनाता है, स्पिरिट है। आपकी मान्यता था कि आदर्श विचार, निरपेक्ष विचार, आत्मा के द्वारा ही दुनिया बनी है और ये जो दुनिया है ये स्पष्ट रूप से एक विश्व में अपना विशेष जो स्थान रखता है वो है विचार, जिसको हम विवेक बोलते हैं, एकल विवेक बोलते हैं। और विचार जो है वही विश्व के नियंत्रक और निर्णायक के रूप में माने जाते हैं। यहीं जाकर के मार्क्स की उससे भिन्नता होती है कि आपने विचारों को ही जरूर से ज़्यादा प्रमुखता दे दी और वस्तु और पदार्थ यानी कि भौतिक दुनिया को, जो ठोस दुनिया है, वास्तविक दुनिया है, उसकी उपेक्षा कर दी। हिगल ने जरूर से ज़्यादा महत्व दे दिया आत्मा को, आदर्श विचारों को, धर्म को, विवेक को। इनकी आदर्शवादी विचार अपनी जगह ठीक होते हैं, इतिहास का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण होता है, समाज में वो नियंत्रण भी पैदा करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं को मानना कि एक तरह से निर्णायकवाद, उसको मानना कि विचार ही निर्णायक है, वो एक तरह से आलोचना का विषय था। तो हिगल की जो दार्शनिक प्रणाली है वो आत्मवादी और आदर्शवादी है और द्वंद्व की सारी प्रक्रिया को हिगल ने अपनी पुस्तक में लिखा था। उस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी ऑफ राइट। फिलॉसफी ऑफ राइट में हिगल इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं और उसके अंदर हिगल ने स्पिरिट और विल की अवधारणा प्रस्तुत की। आत्मा को स्पिरिट बोलते हैं और विल चूंकि संकल्प होता है तो आत्मा और संकल्प की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं और अंत में फिर राज्य की स्थापना की चर्चा भी करते हैं, आदर्शवादी राज्य कैसे बनता है। तो हिगल मूल रूप से एक आदर्शवादी विचारक थे, एक अध्यात्मवादी दार्शनिक थे। आदर्शवादी विचारक या अध्यात्मवादी दार्शनिक, एक उनको एक वैज्ञानिक समाजशास्त्री अपन नहीं कह सकते और यही उनका आलोचना का विषय बना।
मार्क्स जैसे विद्वानों ने मार्क्स के जो सिद्धांत की आधारशिला भी ये हीगल के सिद्धांत की आलोचना से। संघर्ष की निरंतरता और विचारों की अवधारणाओं का द्वंद्ववाद तो वास्तविक जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स का मानते हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का एक बेस जो है, उसकी नींव, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की नींव जो थी वो हीगल से कार्ल मार्क्स ने ग्रहण की थी। और हीगल का जो सिद्धांत है वो विचार निर्णायकवाद पर खत्म होता है। हीगल ने केवल एक चीज को वास्तविकता, उसको प्राथमिकता दी, वह है निरपेक्ष विचार, आदर्श विचार। कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववादी सिद्धांत नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।